Hello everyone, this is Lakhvinder Singh, Assistant Professor of Computer Science, Higher Education, Haryana, presently posted at Government College, Chachroli, Yamunanagar. Dear students, today I am going to deliver a lecture on the topic Part 1 of Computer Memory. So, we will start from computer memory. So students, we all are having a memory. In human body, we are having brain, which is working as a memory component of our body. We used to remember all the things of our life. Similarly, computer system is not possible without memory system. So computer memory is any physical device capable of storing information temporarily or permanently. Basically, what is the mean of temporarily and what is the mean of permanently? When we use computer system for any kind of work, for some time without saving our content, without giving the name, location of the content, computer systems primary memory used to remember those components for some time. When we use secondary memory for a permanent storage, then these contents will be stored in the secondary storage for lifetime. So कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है. मेमोरी के बिना कंप्यूटर सिस्टम पॉसिबल नहीं है. तो वो हम वन बाय वन इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. मेमोरी जितना भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो रिजल्ट्स बनकर सामने आते हैं, वो सारे के सारे मेमोरी में स्टोर होते हैं. बेसिकली जो मेमोरी है वो चिप्स की फॉर्म में होती है जो मदरबोर्ड पर अटैच होती है. जो बेसिक मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे हम रैम बोलते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम इनकम्प्लीट है. वो अगर सिस्टम पे प्लगड इन होगी तभी कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होगा. विदाउट प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट स्टार्ट. अब कंप्यूटर में जो ये चीज़ें सब स्टोर होती हैं, ये किस फॉर्म में स्टोर होती हैं, ये हम सारा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे. इनिशियल लेवल पे कंप्यूटर कोई ना कोई एड्रेस लेता है सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए. कोई फाइल है, फोल्डर है, प्रोग्राम है, कोई साउंड फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई पिक्चर है, एवरीथिंग. सभी को कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ना कुछ एड्रेस चाहिए और वो जो एड्रेस है वो स्टोरेज कहलाता है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक पार्ट. सबसे छोटा यूनिट जो है मेमोरी का उसे हम बोलते हैं एक बाइनरी डिजिट. बाइनरी में हमने BI उठा लिया और डिजिट का T उठा लिया तो बन गया एक बिट. ऐसे ऐसे 4 बिट्स इकट्ठे हों तो बनता है एक निबल. ऐसे ऐसे 8 बिट्स इकट्ठे हों तो बनता है एक बाइट. और 1024 बाइट्स जब इकट्ठे होते हैं तो बनता है एक किलो बाइट. नॉर्मली जो करेक्टर स्टोर होते हैं वो 8 बिट का स्पेस लेते हैं. 8 बिट्स का स्पेस लेते हैं. तो 1024 बाइट्स का मतलब होता है कि एक किलो बाइट वो अप्रॉक्सीमेट हाफ पेज का करेक्टर स्टोर करता है अगर आप डबल स्पेसिंग के साथ स्टोर करो. उससे फर्दर बड़ा यूनिट आता है वो बन जाता है मेगाबाइट. एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन बाइट्स है, लेकिन उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1024 किलो बाइट्स. सिमिलरली जो फर्दर यूनिट है वो है गीगाबाइट, जिसको हम डिटेल में जाएं तो 1 बिलियन बाइट्स, और अगर मेगाबाइट में स्टोर करना चाहें तो वो बनता है 1024 मेगाबाइट, जिसे हम MB बोलते हैं. तो जो फेमस नाम है KB, MB और फर्दर GB. बट आज के दिनों में हमारे पास डेटा बहुत बढ़ गया है. हम हर टाइम डेटा से चारों तरफ से घिरे हुए हैं. चाहे वो डेटा हमारे SMS का है, चाहे वो डेटा हमारे WhatsApp मैसेजेस का है, सोशल मीडिया का है, ईमेल्स का है. ये सारा डेटाबेस इतना बड़ा हो गया है कि ये गीगाबाइट्स से भी ज़्यादा स्पेस हम लोगों को चाहिए.
तो वो आता है टेराबाइट। टेराबाइट जो ट्रिलियन बाइट्स का काम करता है या 1024 गीगाबाइट का काम करता है, तो वो थोड़ा अपर यूनिट है। आम कंप्यूटर सिस्टम में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम बिट से लेकर टेराबाइट तक स्टूडेंट्स को जो सुनने में आता है। इससे अगले यूनिट भी हैं जो और मोर स्टोरेज के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन अगर करनी हो मेमोरी की, तो मेमोरी को हम क्लासीफाई करते हैं जो एज आई टोल्ड अर्लियर कि सबसे पहली मेमोरी जिसे बोलते हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी वो है जो मदरबोर्ड के ऊपर स्टोर होती है, वो सिस्टम के इनबिल्ट आती है। फिर आ जाती है हमारी मेन मेमोरी जो है रैम की फॉर्म में, हम उसमें एक चिप लगाते हैं, वो एमबीज में भी आती है, आजकल जीबीज में आ रही है, वो स्टोरेज का काम करती है। जब तक आपने डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं किया तब तक वो डाटा वहाँ पे रहेगा मेन मेमोरी में। थर्ड पार्ट आता है इसका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करनी पड़ती है। वो इनिशियल लेवल पे लोग एमबीज की यूज़ करते थे, आजकल टेराबाइट तक पहुंच गए हैं। 500 गीगाबाइट तो आम बात है, हर कोई अपने कंप्यूटर सिस्टम में 500 गीगाबाइट तक की हार्ड डिस्क लगाता है, तो वो HDD बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी। जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है वो एक हाई स्पीड मेमोरी है जो प्रोसेसर के अंदर काम करती है। उसकी एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है इंस्ट्रक्शन को और डेटा को स्टोर करने की। उसके अंदर रजिस्टर्स हैं, बिल्ट इन कैशे हैं जो इस काम को कंप्लीट करते हैं। इसी के अंदर जो मेन मेमोरी आती है वो रिलेटिवली लार्ज मेमोरी है जो प्रोसेसर के बाहर है। तो जो पहला वाला पार्ट था वो तो थी प्रोसेसर के अंदर, ये हमें एक्सटर्नल लगानी पड़ी, एक चिप लगानी पड़ती है मदरबोर्ड के ऊपर, उसे बोलते हैं मेन मेमोरी। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम तभी करेगा जब आपके सिस्टम के अंदर मेन मेमोरी होगी, क्योंकि मेन मेमोरी ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र के सामने लाकर प्रेजेंट करेगी, चाहे वो आपका विंडोज़ है लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या चाहे आपका वो लिनक्स नाम से कोई डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अगर टाइप्स की बात करें तो वो उसमें रैम का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है जो हम यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर मेन मेमोरी की जो इमेजेस हैं, ये एक चिप मैंने बताई थी कि ये चिप लगती है, वेरियस कंपनीज की आती है, एमबीज में भी इसकी आती थी पहले रेंज, आजकल ये 2 GB की रेंज में आ रही है। तो मेन मेमोरी के फर्दर दो पार्ट बन जाते हैं, एक रैम बन जाता है, एक रोम बन जाता है। रैम और रोम बड़े कॉमन से नेम है, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जब अपनी क्लासेस में केजी नर्सरी में फर्स्ट में इनको पढ़ते हैं तो उनको भी ये रैम रोम से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या है। रैम से स्टार्ट करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो रीड का काम कर रही है। आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड फ्रॉम और रिटर्न इनटू बाय द यूज़र। ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि वोलेटाइल मीन्स क्या हुआ कि जब आपकी पावर सप्लाई एकदम से चली जाए और आपने डाटा स्टोर ना कर रखा हो तो जो आपके कंटेंट्स हैं वो इरेज हो जाएंगे, इसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। एवरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली, हर एक इसकी पार्ट की लोकेशन इंडिपेंडेंट होती है। एक्सेस टाइम फॉर एवरी लोकेशन इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। दो तरह की रैम जो कॉमनली यूज करते हैं, एक होती है डायनामिक रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। डायनेमिक का आप लोग मतलब समझते हो, जो चीज़ें मोशन में हैं, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हैं उन्हें बोलते हैं डायनेमिक, और जो चीज़ें रेस्ट पे हैं जो लगातार एक जैसी रहती हैं उन्हें बोलते हैं स्टैटिक। तो सिमिलरली ये भी उसी का एक वर्जन है। डायनेमिक बेसिकली एक पार्ट आगे आता है, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। ये रिलेटिवली स्लो है और लो कॉस्ट मेमोरी है, मेन मेमोरी का पार्ट बनती है। इसके कंटेंट्स 1000 टाइम्स जो है वो पर सेकंड रिफ्रेश होते हैं, 60 to 70 नैनो सेकेंड्स में इसका एक्सेस टाइम है। ओके, तो इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, लाइक डायनेमिक रैम का एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं DDR/SD रैम, बेसिकली डबल डाटा रेट सिंक्रोनस रैम। ये एक वो पार्ट है जो डी रैम का एक फर्स्ट पार्ट बनता है। DDR रैम ट्रांसफर्स डाटा ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल, या इसको ऐसे कह सकते हो कि जो उसकी स्पीड है वो 200 मेगाहर्ट्ज से 400 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है।
जो इसका डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो 1600 मेगाबाइट पर सेकंड से स्टार्ट होकर 3200 मेगाबाइट पर सेकंड तक जाती है। इसी सीरीज़ में जब आप DDR2 लेते हो, जो लेटेस्ट उसका वर्जन आता है, डबल डेटा रेट टू सिंक्रोनस रैम, ये उसका पहले वाले का ट्वाइस हो जाता है, ऑलमोस्ट उसकी जो रेंज है वो डबल हो जाती है। ऐसे DDR3 SD रैम बनती हैं जिसमें आप इसका जो रेट है वो और बढ़ा हुआ फील करते हो। मीन्स ये उसके वर्जन्स हैं जो रैम के आगे फर्दर वर्जन्स हैं आपको करने होंगे। फिर आगे आता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक मीन्स जो एस रैम मीन्स स्टैटिक, जो रेस्ट पे रैम है, इसकी हाई स्पीड होती है, कॉस्ट भी हाई होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। इसका एक्सेस टाइम 60 to 70 नैनो सेकेंड्स होता है। और ये जो डाटा को रोटेट करने का जो उसका साइकिल होता है वो भी कैन एक्सेप्ट वन कमांड एंड ट्रांसफर वन वर्ड ऑफ डाटा पर क्लॉक साइकिल। तो आपको इसके ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब आता है सेकंड पार्ट इसका, रोम जिसे बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी का वो वाला पार्ट है जब आप इसको यूज करते हो, क्लास ऑफ स्टोरेज यूज्ड इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सिर्फ ये रोम सिर्फ कंप्यूटर्स में यूज नहीं हो रही है, ये आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी यूज हो रही है। आपका मोबाइल है उसमें भी रोम है, राइट। आपने अगर प्रिंटर दिया हुआ है तो प्रिंटर की भी रोम है, वो भी याद रखता है कि कितनी कमांड दी हुई है, कितने पेजेस का प्रिंट निकालना है। इसमें जो डाटा स्टोर्ड है इन इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसके कंटेंट्स कहीं नहीं जाते, आपने जो कंटेंट्स डाल दिए वो सेव रहते हैं। आज का जो एक तरह से जो पर्सनल कंप्यूटर है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कई तरह के इसके डिवाइस यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क भी पार्ट बन जाता है, CD पार्ट बनता है, DVD पार्ट बनता है, पेन ड्राइव पार्ट बनता है। सो देयर आर नंबर ऑफ काइंड्स। सो इसके आगे फर्दर पार्ट आते हैं। स्ट्रिक्ट रोम आता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आता है। तो ये कुछ रोम के आगे फर्दर टाइप है। ये हमने सारे टाइप वन बाय वन पढ़ने हैं। फिर इसमें पार्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो पार्ट हम कर रहे हैं इसकी कैपेसिटी लार्जर है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। एज आई टोल्ड दैट मेन मेमोरी कुछ टाइम के लिए आपके डेटा को स्टोर करती है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो लॉन्ग लाइफ के लिए आपके डेटा को स्टोर करती है। ये प्राइमरी मेमोरी आपका टेम्परेरी स्टोरेज है और सेकेंडरी मेमोरी आपका परमानेंट स्टोरेज है। अभी मैंने एग्जांपल बताया, हार्ड डिस्क है, CD है, फ्लॉपी है, पेन ड्राइव है। अब इसकी मेमोरी की कुछ हिरार्की चलती है कि किस तरह से आपने इसको ऑर्डर में लेकर चलना है। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर द मेमोरी हिरार्की इज अ कंसेप्ट used to discuss performance issues in computer architectural design, algorithm predictions and lower level programming constructs। बेसिकली मेमोरी का एक लेवल होता है कि किस लेवल से आपने इसको स्टार्ट किया और कहाँ तक आप इसको लेकर गए। इन्वॉल्विंग लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, द मेमोरी हिरार्की इन कंप्यूटर स्टोरेज सेपरेट्स ईच ऑफ इट्स लेवल बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टाइम। मतलब आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ स्टोर किया है तो कितने टाइम में आपको वो मेमोरी आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्च करके दे रही है, वो उसका एक तरह से रिस्पॉन्स टाइम होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड मेमोरी हिरार्की बनती है। ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड शेप हमने बनाई है जिसको आप अगर ध्यान से समझो, इसमें सारे के सारे लेवल्स बने हुए हैं, किस तरह से आपका काम शुरू हो रहा है। सपोज अगर हम डाउनवर्ड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है फाइल बेस्ड मेमोरी। आपने फाइल बनाई और वो आपने फाइल सिस्टम में स्टोर कर दी। ये एक बहुत बेसिक लेवल की स्लो, चीप और बड़ी कैपेसिटी वाली मेमोरी है। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स हैं जिसे आपने HDD बोला, उसमें डाटा स्टोर हो रहा है, HDD में डाटा स्टोर हो रहा है। इसके बाद आप थोड़ा सा अपर लेवल पे जाते हो तो एवरेज स्पीड प्राइस रीजनेबली एवरेज कैपेसिटी वाली मेमोरी आती है, नॉन वोलेटाइल फ्लैश्ड बेस्ड मेमोरी। आपके मेमोरी कार्ड्स हैं, आपकी पेन ड्राइव्स हैं, सॉलिड स्टेट मेमोरीज हैं, जो सारा इसके अंदर वो पार्ट आता है, राइट, सॉलिड स्टेट के अंदर आता है। फिर इसके अंदर आ गया SD रैम आ गया, DDR SD रैम आ गया, जिसमें फिजिकल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये फास्ट है, इसका प्राइस भी थोड़ा रीजनेबल रहता है, कैपेसिटी भी इसकी एवरेज रहती है। ओके, इसी तरह से जब आप अपर लेवल पे जाते हो, CPU तक पहुंचने से पहले, फिजिकल मेमोरी और CPU तक पहुंचने से पहले एक मेमोरी है, उसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
कैश मेमोरी के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये फास्टर है, एक्सपेंसिव है, कैपेसिटी इसकी थोड़ी कम होती है। बेसिकली ये बीच का एक पार्ट है, कुछ टाइम के लिए आपके डेटा को स्टोर करने का काम ये कैश मेमोरी कर रही है। तो इस पिरामिड स्ट्रक्चर में जो टॉप लेवल पे चीज़ें हैं वो है रजिस्टर, सुपर फास्ट, सुपर एक्सपेंसिव एंड टाइनी कैपेसिटी। ये आपके पर्टिकुलर इंस्टेंस को भी कैप्चर कर लेती है, पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या इसने रिकॉर्ड किया ये वो भी संभाल लेता है। तो ये फाइनल सीपीयू की अथॉरिटी है, प्रोसेसर की अथॉरिटी है। तो इस पूरे पिरामिड स्ट्रक्चर में आपने देखा कि अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी नीचे मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में है, उससे कम कैपेसिटी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में है, उससे कम कैपेसिटी एसडी रैम्स में है, उससे कम कैपेसिटी कैशे मेमोरी में है, और सबसे कम कैपेसिटी ऊपर रजिस्टर्स में है। और ऐसे ही कैपेसिटी के बाद अगर हम रेट्स की बात करें तो सबसे जो सस्ती है वो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स हैं डेटा के अकॉर्डिंग। सपोज आपने 500 GB की हार्ड ड्राइव ली है, सपोज वो आ गई आपकी 2000 रुपये की, और आप ऊपर गए तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपने पेन ड्राइव ली है, वो आपकी आ रही है 16 GB आ रही है 500 रुपये की। तो वो उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी अप होगी, रिजनेबली अप हो जाती है। ऐसे आपने SD रैम ली है, अगर आपने 2 GB की ली है वो भी 1500 से 2000 की आएगी, उसकी कॉस्ट और अप होगी। सो ऐसे कैश मेमोरी और प्रोसेसर जब आप परचेज करते हो तो वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, तो जो सबसे बेसिक लेवल है वो स्लोवेस्ट वर्जन हुआ, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, एवरेज स्पीड बोलते हैं, SD रैम थोड़ा और फास्ट हो गया, कैशे मेमोरी फास्टर हो गया। अगर आपने सुपर फास्ट लेवल में जाना है तो सुपर फास्ट लेवल आपका प्रोसेसर का होता है। सो इस तरह से इस पिरामिड के थ्रू आपने मेमोरी की हिरार्की स्टडी की। इसमें जो मैंने अभी बताया था कैशे मेमोरी, बेसिकली ये वो पार्ट हुआ कैशे मेमोरी का जो आपके सीपीयू की रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के बीच का पार्ट रोल प्ले कर रही है। कैशे मेमोरी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, और वी कैन से दैट सिस्टम परफॉर्मेंस सफर्स व्हेन प्रोसेसर वेट्स फॉर डेटा फ्रॉम स्लो मेमोरी डिवाइस। बेसिकली कैश मेमोरी की जरूरत तभी पड़ती है क्योंकि इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करती है सीपीयू में और मेन मेमोरी में। कैश मेमोरी की स्पीड बहुत हाई है, ये आपके डाटा को होल्ड करके रखती है मेन मेमोरी तक पहुंचाने के लिए, या मेन मेमोरी से लेकर ऊपर सीपीयू में रजिस्टर्स तक पहुंचाने के लिए उसको संभाल के रखती है। अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी हैज़ अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन कंप्यूटर स्पीड। सो ये जो कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड है, लाइक आप जब कंप्यूटर परचेज करते हो तो एक ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग ने जब कोई कंप्यूटर लेना है तो उसको स्पीड से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं अगर कोई स्टूडेंट है कॉलेज का, सपोज बीसीए का, बीटेक का स्टूडेंट है, उसने प्रोग्रामिंग करनी है, उसके ऊपर उसने वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करना है, या उसने सोचा है कि मैं कुछ गेम्स भी प्ले करूं, तो वो हमेशा चाहेगा कि मुझे अच्छी मेमोरी वाला, अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी वाला कंप्यूटर सिस्टम मिले। सो ये एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट लोग इसको फर्दर परचेज करते हैं। सो ये उसका एक पार्ट है, आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज करते हो। दो तरह की कैश मेमोरी यहाँ पे बताई है, एक लेवल 1 बताया है, एक लेवल 2 बताया है। लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे। जो लेवल 1 कैशे है वो सीपीयू रेजिडेंट कैशे है, मींस वो सीपीयू के प्रोसेसर के इनबिल्ट के आसपास पड़ा हुआ है। और जो लेवल 2 है वो मदरबोर्ड रेजिडेंट कैशे है। बेसिकली एज आई टोल्ड कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम उसको प्लग एंड प्ले वाला काम करते हैं। चाहे आपका प्रोसेसर है उसका भी एक प्लेस है जो मदरबोर्ड के ऊपर रखा जाता है, आपका जो आप रैम यूज़ करते हो वो भी एक सॉकेट होती है, उस सॉकेट में आप उसको प्लग इन करते हो तभी वो काम करती है। कोई वायर से कनेक्शन नहीं होता रैम का, और प्रोसेसर का भी कोई वायर से कनेक्शन नहीं होता। वहाँ पर उसके प्रॉपर स्लॉट्स बने होते हैं, उन्हीं स्लॉट्स में आपने प्रोसेसर और उन्हीं स्लॉट्स में आपने मेमोरी को प्लग एंड प्ले करना है, इंसर्ट करना है, और लॉक्स लग जाते हैं और वो फिट हो जाता है। सो इस तरह से ये बताया है कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि जो कैशे मेमोरी है वो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का काम कर रही है, और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू भी है। सो फर्दर अगर हम करते हैं द ऑपरेशन ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना बनता है। तो आप देखो कि मेन मेमोरी का सपोज एक पार्ट आ गया और एक सीपीयू का पार्ट आ गया, तो किस तरह से ये डेटा को फेच कर रहा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है वो इसने क्या करना है, कैशे फेचेस डेटा फ्रॉम नेक्स्ट टू करंट एड्रेस इन मेन मेमोरी, मीन्स मेन मेमोरी से इसने डेटा को फेच किया और आगे देने के लिए तैयारी कर ली।
सेकंड स्टेप आता है सीपीयू चेक्स टू सी वेदर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर इज इन कैशे। कैशे को आप ये भी मान लो एक सीक्वेंस लगा हुआ है कि आगे हम तभी कुछ किसी को भेज पाएंगे जब वहाँ पे स्लॉट वैकेंट होगा। ये सेकंड स्टेप बन जाता है। फिर इसका जो स्टेप बनता है नेक्स्ट वो है इफ इट इज सपोज जो सेकंड स्टेप अगर ट्रू गया मीन्स सीपीयू चेक्स टू सी वेदर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इट रिक्वायर्स इज इन कैशे, अगर वो ट्रू है तब देन द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम कैशे अ वेरी फास्ट पोजीशन, और अगर वो नॉट गया तो चौथा स्टेप है इफ नॉट द सीपीयू हैज टू फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी अ मच स्लोअर प्रोसेस। सो थिंग इज दिस, ये पूरा एक 4 स्टेप का साइकिल है जो मैंने बताया कि जो आपकी कैशे मेमोरी है वो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम कर रही है। तो उसने आपके मेन मेमोरी से डाटा को फेच किया और आगे सीपीयू में भेजा, सीपीयू में चेक हुआ कि उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको ले लिया फास्ट स्पीड से, अगर नहीं है तो उसको क्वी में रख के स्लो स्पीड से लिया गया। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कैशे मेमोरी, और वी कैन से दैट ऑपरेशन ऑफ द कैशे मेमोरी इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक हिरार्की बन गई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी की। आप अगर इसको वन बाय स्टेप समझते हो तो आपको नज़र आएगा, मैंने बताया कि जैसे ह्यूमन बीइंग में मेमोरी का जो पार्ट है वो हमारा ब्रेन रोल प्ले करता है। ब्रेन के अंदर भी अगर हम थोड़ा सा इसको कंप्यूटर सिस्टम से हट के बात करें, आप ब्रेन की भी जब आप थोड़ी सी स्टडी करते हो तो आपको मिलता है कि ब्रेन के भी कई सारे पार्ट्स हैं, और कुछ पार्ट्स का काम है कि जो करंट चीज़ों को याद रखता है, कुछ पार्ट का काम है जो पुरानी चीज़ों को याद रखता है, कुछ पार्ट का काम है जिसका काम सिर्फ स्कैन करना है और याद करना या नहीं करना वो कंपलसरी नहीं है। लाइक अगर हम अपनी डेली लाइफ में सुबह हम घर से निकले तो हमने कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स को, कितने लोगों को, कितने लोकेशंस को, कितने पॉइंट्स को, कितनी बुक्स को, कितने पेन्स को, कितने बैग्स को देखा है, तो क्या हमें वो सारे याद है? नो। तो हमारे माइंडसेट ने, हमारे ब्रेन ने जिस जिस को या जिस पर्टिकुलर थिंग को हमने याद रखने की कोशिश की है, या जब तक हम नहीं चाहते कि ये चीज़ मुझे याद रहे, वो चीज़ आपकी परमानेंट स्टोरेज में नहीं आने वाली। ऐसे हम जितनी चीज़ों को भी देख रहे हैं वो सारी की सारी हमारे ब्रेन में वोलेटाइल कैटेगरी में आती हैं। वोलेटाइल मैंने बताया कि कुछ टाइम तक आपके ब्रेन में वो रहती हैं, कुछ टाइम बाद वो आपके ब्रेन से वॉश हो जाती हैं। इफ़ यू वांट टू स्टोर दोज थिंग्स इन योर परमानेंट स्टोरेज ऑफ माइंड देन यू विल हैव टू अडॉप्ट सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें क्या आता है, जैसे आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, सपोज ये लेक्चर मेरा चल रहा है, एक दिन में सपोज आपको पढ़ाया गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का टॉपिक मेमोरी। सेकंड लेक्चर आपका आ गया मैथमेटिक्स का, आपको पढ़ाया गया डिफरेंशिएशन। थर्ड लेक्चर आपका आ गया इंग्लिश का, उसमें आ गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फोर्थ लेक्चर आपका आ गया लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पढ़ा दिया गया गेट्स। फिफ्थ लेक्चर आपका आ गया सपोज लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का आ गया, तो आपको उसमें स्टार्ट करवाया गया डेटा टाइप्स। अब आपकी मेमोरी ने ये 5 लेक्चर एक दिन में सुने और पढ़े और आपने स्कैन किए। अब होगा क्या, आप जब शाम को, दोपहर को घर जाओगे, रात को सोने से पहले अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स के टॉपिक को एक बार गो थ्रू हो जाओ तो ये आपके प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर थ्रू आउट पूरा दिन इनको पढ़ा नहीं, इनको डिस्कस नहीं किया, इनको नोट नहीं किया, इनको लर्न नहीं किया, तो देयर आर चांसेस कि वो नेक्स्ट डे आपको सब भूल जाए, क्योंकि आपने उसको प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं किया। सो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डाटा ही आपको फ्यूचर में या नेक्स्ट फेज में काम आएगा, अदरवाइज वो भूल जाएगा। ओके, सो मैंने आपको आपकी डेली लाइफ का एग्जांपल दिया है, तो आई होप कि आप इसको ध्यान से समझोगे। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में भी ऐसा है, आपने एक सिस्टम पे एक प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज में, या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर लिखा, आप लेटर लिख रहे हो और आपकी बेल हो गई, सायरन हो गया, क्लास का टाइम खत्म हो गया और आपने उसको बिना सेव किए चले गए। नेक्स्ट डे टीचर ने बोला, बच्चों आपको कल मैंने एक लेटर दिया था, आप वो लेटर चेक कराओ। आप कहोगे सर मैंने तो बनाया था। अब वो बनाया था तो उसको प्रूव कैसे करोगे कि बनाया था? वो प्रूफ तभी होता जब आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके चाहते।
किसी फोल्डर में किसी न किसी नाम से आप स्टोर करके जाते तो आपका वो वहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में रहता। सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ डेटा आपको नेक्स्ट डे या कभी भी लाइफ में आप उसको चेक कर सकते हो। प्राइमरी स्टोरेज का डेटा जो है वो सम टाइम के लिए आपको नज़र आता है, परमानेंट स्टोरेज में नहीं आता। सो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आप प्राइमरी मेमोरी में रखने वाली चीज़ों को सेकेंडरी में भी करो अगर आपको लगता है कि वो फ्यूचर में उसका यूज़ है। प्राइमरी मेमोरी में जो दो पार्ट हमने डिस्कस किए, एक रैम डिस्कस किया और एक रोम डिस्कस किया। रैम के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि स्टैटिक रैम है, डायनामिक रैम है, फर्दर उनके हमने पार्ट भी डिस्कस किए। रोम के हमने पार्ट डिस्कस किए कि कोई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तो कोई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, कोई लास्ट में हमने फ्लैश मेमोरी से हम पेन ड्राइव की फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो सारा हमने पढ़ा। सीक्वेंशियल, ये सेकेंडरी मेमोरी के फर्दर दो पार्ट हैं, एक सीक्वेंशियल है और एक रैंडम है। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करे। सीक्वेंस मतलब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सपोज आप लोगों की हम अटेंडेंस लेते हैं तो क्या है हमारे पास आपके डाटा को रखने के लिए एक तो आपके नेम्स हैं और उसके बाद क्या है आपके रोल नंबर्स हैं। तो हमारे रिकॉर्ड में, हमारे रजिस्टर में रोल नंबर आर प्राइमरी कीज। रोल नंबर आर मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू योर नेम्स। सो रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको अरेंज करते हैं, इसे बोलते हैं सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, तो सीक्वेंशियल मेमोरी के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं मैग्नेटिक टेप, ग्रामोफोन और रिकॉर्ड। जैसे पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग या आज भी चलते हैं मैग्नेटिक टेप, जो टेप रिकॉर्डर थे या डेक हुआ करते थे, उनके अंदर हम इनको सुनते थे कैसेट्स को। तो उसमें जो सॉन्ग्स का ऑर्डर है वो वही रहता था जो आपने उसको फिल करवाया हुआ है, उसको आप जंप नहीं कर सकते थे कई बार। ऐसे ही ग्रामोफोन था, रिकॉर्ड थे, तो वो सिक्वेंशियल है, जंप करोगे तो एक गाने के बाद दूसरा गाना आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। सर्चिंग का ऑप्शन नहीं था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन था। अब आज के जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो आते हैं रैंडम डिवाइसेस। रैंडम में आ गया सीडी, रैंडम में आ गया हार्ड ड्राइव, रैंडम में आ गया मास लेवल के स्टोरेज डिवाइस, रैंडम में आ गया फ्लॉपी ड्राइव। तो इसमें क्या है, आपके सीडी में या आपकी जो स्टोरेज कार्ड्स हैं उसमें जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी आप रैंडमली कोई भी एक्सेस कर सकते हो। सपोज आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, आपके कार में एक पेन ड्राइव लगी हुई है, उसमें 1000 गाने हैं, 1000 सॉन्ग्स हैं। तो ये तो नहीं है कि पहले आप एक से लेकर आप 75 तक सुनोगे तब 76 सॉन्ग आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको नंबर वाइज चाहिए तो आप डायरेक्ट उस सॉन्ग पे जंप कर सकते हो। आपको उस सॉन्ग का नाम पता है और उसी नाम से वो सिस्टम में स्टोर्ड है, तो आप उस सॉन्ग को टाइप करके भी सर्च करते हो। सिमिलरली आपके मोबाइल में जैसे फ़ोन नंबर स्टोर्ड है, तो ए से स्टार्ट होकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकल अगर आप अरेंज करते हो नंबर्स, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे एक एक करके देखने पड़ेंगे। आपने किसी का भी नाम सर्च करना है, सपोज एक स्टूडेंट है निशा, उसका नाम आपने स्टडी करना है, तो आप एन लिखोगे तो एन वाले सारे आ जाएंगे, आई लिखोगे तो एन आई वाले, एस लिखोगे तो एन आई एस वाले, आप एन आई एस एच ए लिख दोगे तो निशा नाम से जो भी नंबर आपके स्टोरेज में फीड होंगे वो सारे आ जाए। इसे बोलते हैं रैंडम स्टोरेज डिवाइस। तो ये ओवरऑल इसकी डिटेल थी जो आपको मैंने इसकी बताई है। तो आई होप आप इसको समझोगे, इस चार्ट के थ्रू भी आप अपने पूरे टॉपिक को समझ सकते हो। कंक्लूजन इसका ये निकल कर सामने आता है कि जो मेमोरी है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट मेमोरी आप मान के चलो कि कंप्यूटर की कोई सेंस नहीं बनती। लाइक एक ह्यूमन बीइंग है, अगर उसका भगवान ना करे किसी भी पर्सन का अगर मेमोरी ना हो या उसको मेमोरी लॉस हो जाए या वो एक तरह से उसकी मेमोरी काम ना करे, तो लोग उसको क्या कहते हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक था हमारा वो मेमोरी के ऊपर था। हमने मेमोरी का फर्स्ट फेज डिस्कस किया है, इसका एक सेकंड फेज भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, स्टूडेंट्स, आपने जो आज के टॉपिक में जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो आपका ये क्वेश्चन बनता है, छोटे क्वेश्चन 3-4 बनते हैं। लाइक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बनता है, रैम और रोम में डिफरेंस बनता है, ये छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसको आपने बड़े क्वेश्चन में लेना हो तो आप पर क्वेश्चन आ सकता है मेमोरी कंसेप्ट पर, आप एक पूरा ब्रीफ क्वेश्चन आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, जो हो सकता है कि एग्जाम का एक फुल क्वेश्चन भी बने या एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है। तो आपने जो डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है, या जो मैंने पॉइंट्स के वाइज एक्सप्लेन किया है, या जो मैंने डिफरेंसेस को लेकर एक्सप्लेन किया है, या जो चार्ट बनाकर एक्सप्लेन किया है, आप उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सो
ओवरऑल ये जो पार्ट है आपके बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बीसी और बीएससी कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल का एक पार्ट है। सो आई होप आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे। जो आपकी क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उनका एज पर रिक्वायरमेंट आपको आंसर भी दिया जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। Hello student, now it's session of multiple choice question on the topic computer memory part 1. So question number 1 is CD-ROM stands for, option A is compactable read-only memory, option B is compact data read-only memory, option C is compactable disk read-only memory, and option D is compact disk read-only memory. Now question number 2 is the capacity of 3.5-inch floppy disk is, option A is 1.40 MB, option B is 1.44 GB, option C is 1.40 GB, and option D is 1.44 MB. So read the options carefully and then select one. Question number 3 is what characteristic of read-only memory, means ROM, makes it useful? There are 4 options. Option A is ROM information can be easily updated. Option B is data in ROM is non-volatile, that is it remains there even without electrical power. Option C is ROM provides very large amounts of inexpensive data storage. And option D is ROM chips are easily swapped between different brands of computer. Now question number 4. EEPROM stands for electrically erasable programmable read-only memory. Option B, easily erasable programmable read-only memory. Option C, electronic erasable programmable read-only memory. And option D is none of the above. Now question number 5. What kind of memory is both static and non-volatile? Option A is RAM, option B is ROM, option C BIOS, option D cache memory. So now it's turn of question number 6. Which of the following is not a storage medium, means in which we cannot store data? Option A is hard disk, option B flash drive, option C DVD, and option D scanner. Question number 7. An area of a computer that temporarily holds data waiting to be processed is, option A is CPU, option B memory, option C storage, and option D is file. Now question number 8. The primary function of the dash is to set up the hardware and load and start an operating system. Option A is system programs, option B is BIOS, option C is CP, and option D is memory. Now question number 9. RAM is also called as, option A is read-write memory, option B is long memory, option C is permanent memory, and option D is primary memory. Question number 10. Which of the following does not store data permanently? Option A is ROM, option B is RAM, option C is floppy disk, and option D is hard disk. So dear students, try to read questions carefully, their answers carefully, and select the most appropriate right answer. Thank you students.